तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी 80 को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि देश में हर 20 मिनट में ऐसा एक केस रिपोर्ट होता है। फिर हम देखते हैं परिमा नाम की एक औरत को जो कि रेलवे ट्रैक के किनारे अधनग्न जख्मी हालत में पड़ी हुई है। एक आदमी की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो उसे अस्पताल पहुंचाता है। कहानी यहाँ से पीछे जाती है और हम देखते हैं परिमा की फैमिली को। उसकी फैमिली में है उसका छोटा बच्चा ध्रुव और उसका पति विनय। परिमा स्कूल में टीचर है और विनय मॉल में काम करता है। उसके साथ काम करता है कार्तिक नाम का आदमी जो कि उसका दोस्त है। कार्तिक को अपने आसपास काफी कुछ गलत होता दिखता है। फिर हम देखते हैं रावी नाम की लड़की को जो कि एडवोकेट है। रावी को कार्तिक नजर आता है तो वो उससे पूछती है कहाँ थे आप अब तक। वो उसे अपने घर ले जाती है और कहती कावेरी दी आपका इंतजार करती रही, वो आपका इंतजार करते करते गुजर गई। यहाँ थोड़ा बहुत समझ आता है कि कार्तिक की बीवी को कुछ हुआ था जिससे कि वो मरने वाली थी। कार्तिक उस बुरे वक्त में अपनी पत्नी कावेरी के साथ मौजूद नहीं था। रावी उन्हें कावेरी का फोन देती है, कहती वो आपके लिए वॉइस रिकॉर्डिंग करती रहती थी तो सुन लीजिएगा। विनय जाता है स्कूल परिमा को पिक करने। एक टीचर का फेयरवेल पार्टी था तो परिमा काफी एंजॉय कर रही थी। तो विनय कहता तुम एंजॉय करो, आराम से बाद में आ जाना। हम देखते हैं पार्टी के बाद परिमा मेट्रो स्टेशन से निकल के अपने घर जा रही है। तभी कार से कुछ लड़के आकर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। टोटल 5 लड़के थे। बारी बारी सब जबरदस्ती परिमा के साथ दुष्कर्म करते हैं। वो गिनती कर रहे थे कि कितने बार किया और वीडियो भी बना रहे होते हैं उसका। परिमा घर नहीं आई अब तक तो विनय को चिंता हो रही थी। जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो मना कर रहा होता है ये सब करने को, पर बाकी लड़के सुनते नहीं। परिमा खुद को बचाने की कोशिश करती है तो वो उसको बेदर्दी से पीट रहे होते हैं। लगातार उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद परिमा को वो लोग ट्रैक के किनारे फेंक के चले जाते हैं। फिर जाते हैं वो लोग एक कपड़े की दुकान। कपड़े बदलकर गाड़ी वहीं छोड़कर वो लोग निकल जाते हैं। दुकान में एक आदमी मौजूद था जो कि कार को पूरी तरह धुल देता है। जो भी कपड़े वगैरह पहन रखे थे उन लोगों ने वो सब कुछ जला देते हैं ये लोग। विनय पूरी रात परेशान रहा। सुबह जब खबर मिली कि परिमा हॉस्पिटल में है तो वो ध्रुव को लेकर तुरंत वहाँ पहुंचा। उसे जब सब पता चला तो भी उसने शांत रहकर पहले परिमा के ठीक होने के बारे में सोचा। पुलिस परिमा का स्टेटमेंट लेने आती है तो वो ठीक से बोल ही नहीं पा रही होती। उसकी आंखों पर वार किया गया था जिसके कारण वो ठीक से देख भी नहीं पा रही होती। कार्तिक हॉस्पिटल आ जाता है विनय का साथ देने। पुलिस को सीसीटीवी कैमरा फुटेज में गाड़ी का नंबर दिखा। तलाश हुई तो गाड़ी कूड़े के पहाड़ के पास मिली। गाड़ी को अच्छे से धोया गया था तो कुछ भी सुराग मिलना मुश्किल ही था। विनय की लव मैरिज हुई थी। उसके घर वाले उसे ये सलाह दे रहे थे कि परिमा को छोड़कर बच्चे को लेकर गाँव चले आओ। विनय साफ मना कर देता है। पुलिस 4 लड़कों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। चारों की कोर्ट में पेशी होती है। एक लड़के की बहन आई थी और एक के पिता। कार्तिक को किसी आदमी का ऑडियो मैसेज आता है कि तुम अस्पताल मत जाना, तुम फिर ट्रिगर हो सकते हो। कार्तिक अस्पताल में ही था। हेलुसिनेशंस हो रहे थे परिमा को। बार बार वो दर्द भरा घिनौना दृश्य याद आ रहा था उसे। विनय ध्रुव के साथ बाहर था तो डॉक्टर कार्तिक से कहते कि आप इनके साथ रहो, शायद इन्हें ठीक लगे। कार्तिक से परिमा की ये हालत देखी नहीं जाती। कावेरी ने जो रिकॉर्डिंग की थी कार्तिक के लिए वो उन्हें सुनता है। कावेरी ने कहा था मैं जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद तुम गिल्ट में मत चले जाना, गुस्सा होके नहीं जा रही मैं तुमसे। हमें दिखाया जाता है कि कावेरी का रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी गाड़ी ने आके उसे टक्कर मार दी। सर पर चोट लगी थी तो मशीन के सहारे जिंदा थी वो। बस उसे ऐसे नहीं रहना था तो लाइफ सपोर्ट को हटा देने का फैसला लिया। कार्तिक कावेरी के एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज देखता रहता था। सोचता था कि अगर कावेरी 10 सेकंड और रुक जाती तो शायद वो जिंदा होती। तभी एक आदमी आकर कहता कब तक देखते रहोगे, ये मूव ऑन करो अब कार्तिक। गाड़ी में बैठे लोग नशे में थे। नंबर प्लेट भी नहीं लगा था गाड़ी में। उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि उन्होंने किसी को कुचल दिया। कार्तिक कहता वही तो सर, कोई उन्हें ढूंढ कर ये बता दे कि क्या उन्हें पछतावा है अपने किए पर, बता दे कोई तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। जब ये सब हुआ तब कार्तिक विदेश में था। इस आदमी के कहने पे ही गया था। ऐसा क्या काम था कि वो उस टाइम कावेरी के पास नहीं आ पाया, ये हमें बताया नहीं जाता। जो 4 लड़के पकड़े गए वो बहुत चिल थे। उन्हें कोई अफसोस कोई पछतावा नहीं था अपने किए पर। ये देख एक पुलिस ऑफिसर संजय का खून खोल रहा होता है, पर इस भ्रष्ट डिपार्टमेंट का वो भी हिस्सेदार था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। कावेरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी और रावी उसके अंडर काम करती थी।
अब केस कोर्ट में जाता है तो परिमा की तरफ से रावी इस केस को लड़ रही होती है कार्तिक के कहने पे। चारों लड़कों को डिफेंड कर रहा था नवरत्न नाम का वकील। वो कहता है ये चारों एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे थे, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर चंदारा में थी। रास्ते में 4 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर इनकी गाड़ी छीन ली, इनके फोन और बटुए भी ले लिए। ये सब शाम 7 बजे हुआ और FIR हुई 8 बजे। बदमाशों ने गाड़ी गलत तरह से इस्तेमाल की और फंस गए ये चारों। इन चारों ने उसके बाद एक गाड़ी से लिफ्ट ली, फिर रोडवेज बस से जैसे तैसे शादी में पहुंचे। फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाती है। परिमा की बॉडी से जो सैंपल लिए गए वो चारों लड़कों के DNA सैंपल से मैच नहीं होते। रावी दोबारा से टेस्ट कराने की अपील करती है तो जज परमिशन दे देती है। मूवी को शुरू हुए 40 मिनट बीत गए थे तो हमें बताया जाता है कि पिछले 20 मिनट में फिर से किसी के साथ यही सब हो चुका होगा। परिमा की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर अभी भी उसे ठीक से नहीं दिख रहा होता। परिमा रावी को बताती है कि 4 नहीं 5 लड़के थे। जो गाड़ी चला रहा था वो इन चारों को रोक भी रहा था। जिसने मुझे गाड़ी में खींचा उसका नाम समीर था। समीर पहले ही उतर गया था गाड़ी से और पुलिस 2 लड़कों को पीट के समीर के बारे में पूछ रही होती है, पर वो कुछ नहीं बता रहे होते। दोबारा टेस्ट हुए तो भी DNA सैंपल मैच नहीं हुए। नवरत्न कहता मेरे क्लाइंट बेकसूर हैं, हमने सारे सबूत भी दे दिए हैं कि वो उस रात शादी में थे। चारों लड़कों को बेल मिल जाती है। 4 लड़कों में से एक लड़के निक्का के पिता उसे घर लेके आते हैं। घर में शादी वाला माहौल था। निक्का की बहन की शादी हो रही थी। पिताजी बंदूक निकाल निक्का से कहते मार दे तो मुझे, बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी थी, अब तो मुझे मार और फिर जो करना है कर जाके। तभी माँ बीच में आकर कहती है इसकी क्या गलती है, इसकी तो गाड़ी चोरी हुई थी ना। पिताजी कहते मैंने पैसे ठूसे हैं लोगों के मुंह में, तब जाके खबर बनी है कि गाड़ी चोरी हुई है। दुष्कर्म किया है तेरे लाडले ने। निक्का कहता मैंने नहीं किया पापा। पिताजी कहते गाड़ी तो तू ही चला रहा था ना, भाग जाता वहाँ से, कूद जाता गाड़ी से। माँ अपने पति से कहती है अब ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। 19 साल की थी मैं, तुम्हारा सपना नहीं देखा था पति के लिए, लेकिन कभी बोला नहीं ना। 32 साल मैंने हर दिन 4 कहानियां इसलिए नहीं बनाई कि तुम लोग मर जाओ एक एक करके। मैंने भी बहुत बार मरना कैंसिल किया है। मेरी बेटी की सगाई है तो अब कोई नहीं मरेगा, जीना पड़ेगा सबको। परिमा की तबीयत जब सही हुई तो वो घर आ गई। अक्सर आसपास के लोग जज करते हैं, पर परिमा के पड़ोस के सभी लोग उसके साथ थे। विनय का भाई कहता है कुछ करा नहीं तो गाँव में सर नहीं उठा पाएंगे हम। गांव से लड़के बुलाते हैं और मरवा डालते हैं उन लड़कों को। पिताजी निक्का को इनडायरेक्टली समझा रहे होते हैं कि घर का खाना जितना खाना है खाओ, कोई नहीं रोकेगा। बाकी उसके अलावा खाने का मन करे कुछ तो बाहर तो मिलता ही है कितना कुछ खाने को, तो बाहर ही खा लो, घर को साफ रखो। परिमा के अंदर डर बैठ गया था, ट्रॉमा हो गया था उसे। विनय भी जब उसे टच करता तो वो डर जाती थी। वो सोचती है कि वो स्कूल जाएगी तो सब सही हो जाएगा। अगले दिन परिमा स्कूल जाती है। प्रिंसिपल मैम कहती मैं तुम्हें वापस नहीं ले सकती, बच्चे तुम्हें वो ट्रॉमा भूलने नहीं देंगे। वो बॉयज ग्रुप के व्हाट्सएप चैट दिखाती हैं। बच्चों ने परिमा के इंसिडेंट का मजाक बनाया हुआ था ग्रुप में, मीम बनाया था परिमा को लेकर। इसीलिए मैम नहीं चाहती थी कि परिमा स्कूल आए, नहीं तो उसे और ट्रॉमा हो जाता। अब परिमा को लड़कों की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। जो जो उस वक्त लड़के बोल रहे थे परिमा ने वो सब पुलिस को बताया था, वही सब इन लड़कों को बोलने को कहा गया। परिमा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, नहीं समझ आ रहा था उसे कि ये लोग थे कि नहीं। उस वक्त इतना अचानक सब हुआ कि परिमा शॉक में चली गई थी, तो नहीं याद आ रहे थे उसे इन लड़कों के चेहरे। 20 मिनट और बीत गए और फिर से किसी और के साथ ये सब हुआ होगा। अब हमें देखने मिलता है कि किसी ने उन 5 लड़कों में से एक लड़के को मार दिया है। लाश उसकी वहीं मिली जहां परिमा पड़ी मिली थी। CCTV फुटेज में देखने मिला कि किसी आदमी ने उसे मारा जिसने छाते से मुंह छुपा रखा है अपना। अब अम्ब्रेला मैन के नाम से हैशटैग चल जाता है सोशल मीडिया पे और बना देते हैं लोग उसे हीरो। ऐसा हीरो जिसने इंसाफ किया, जिसने सजा दी उसे। एक लड़के की बहन उसे बताती है कि हैरी को मार दिया है किसी ने, मेरी कसम खाकर बोल कि तूने कुछ नहीं किया है। लड़का कसम नहीं खा पाता, रोते हुए कहने लगता मुझे बचा लो बहन, मुझे नहीं मरना। यही लड़का था जिसने उस टाइम बाकी लड़कों का पूरा साथ दिया था। रवि अम्ब्रेला मैन के सपोर्ट में नहीं थी। उसका मानना था कि जिसने लड़के को मारा है वो भी गलत है। कार्तिक कहता अगर दुष्कर्म करने वालों को मारा नहीं तो घर में घुसाएंगे। रवि कहती तो फिर कोर्ट बंद कर दें क्या। कार्तिक कहता कोर्ट में मिलती है क्या सजा किसी को। रवि कहती हाँ मानती हूँ कि हमेशा नहीं मिलती है। अब जिसने खून किया है उसकी सजा कौन डिसाइड करेगा। अगर बदले के लिए खून वैलिड है तो अगला स्टेप तो यही होगा कि बदले के लिए दुष्कर्म भी वैलिड है, फिर उसके लिए खून और फिर से उसके लिए दुष्कर्म, फिर तो चलता ही जाएगा ना ये सब। परिमा विनय से कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिसको मारा है वो उनमें से था भी या नहीं, पर अच्छा लगा, किसी के मरने से अच्छा लग रहा है। ये नहीं चाहिए था मुझे विनय,
गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट जिस थाने में लिखवाई थी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी रावी ने। उस थाने के एसआई का कहना था कि बंदरों ने सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए, तो उस टाइम की फुटेज ही नहीं है। साफ साफ पता चल रहा था सबको कि क्या धांधली की जा रही है, पर सबूत न होने के कारण कोई कुछ नहीं बोल सकता था। संजय और रावी तहकीकात करते हुए उस दुकान तक पहुंच जाते हैं जहां लड़कों ने कपड़े बदले थे। संजय बताता है कि उस रात 3 बजे निक्का के बाप ने इस दुकान वाले को फोन किया था। संजय ने अब तक इससे पूछताछ नहीं की थी क्योंकि ऑर्डर्स नहीं मिले थे। रावी को समझ आ रहा था कि केस को कंट्रोल किया जा रहा है पैसे खिला के, चीजें प्रोसीजर के हिसाब से नहीं हो रही, ऐसे हो रही हैं ताकि लड़के बच जाएं। संजय के हाथ इसलिए भी बंधे हुए थे क्योंकि जो उसका सीनियर था उससे उसकी कजन बहन की शादी हो रखी थी, तो रिश्तेदारी में था सीनियर, तो इसलिए उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। नवरत्न रावी से कॉम्प्रोमाइज करने की बात करने आता है। वो मिलवाता है उसे निक्का के पिता से। रावी शर्त रखती है कि सबके नाम लेने होंगे, सब कुछ बताना होगा निक्का को कोर्ट में, तो अब सिर्फ 2.5 साल की ही सजा होने की बात होगी कोर्ट में। रावी निक्का से समीर के बारे में पूछती है। वो कहता वो मुझे भी उस दिन पहली बार ही मिला था, घूल का दोस्त था वो, एक जिम के पास से उसे पिक किया था हमने। अब निक्का गया होता है अपनी प्रेमिका के साथ क्लब में, तभी वहाँ कार्तिक आता है, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में चाकू लिए। निक्का के पेट में चाकू भोंक कर चला जाता है वो। संजय रावी को दुकानदार का वीडियो दिखाता है कि उसने सब कबूल कर लिया है। रावी देखती है कि संजय की बंदूक दिख रही है उसमें, तो मतलब बंदूक की नोक पर उसने बयान लिया। संजय कहता ठीक है दोबारा शूट कर लेता हूँ, वो दुकानदार को गाड़ी में लिए ही घूम रहा था। रावी उसे छोड़ देती है, कहती हीरो बनना है तो अपने भाईचारे का चक्रव्यूह तोड़ो, तुम सबको भ्रम क्यों है कि गुस्सा सिर्फ तुम्हें आता है, हम में इतना गुस्सा है ना, इतना पुराना कि राग करने पे आए ना तो आधी दुनिया जली हुई मिलेगी, बस जलाना नहीं है हमें। रावी जिम जाकर बाहर की फुटेज निकलवाने के जुगाड़ में लग जाती है। 20 मिनट बीत गए और फिर से किसी के साथ हुआ होगा ये सब। रावी से वो आदमी मिलता है जिसके लिए कार्तिक काम करता था। वो कहता हमारी दुनिया में छतरी बहुत जरूरी है, इससे हम सीसीटीवी कैमरे से बच पाते हैं। कार्तिक मेरे लिए काम करता था, लेकिन अब लगता है सिर्फ आप ही की बात मानेगा। रावी कार्तिक से पूछती है क्या आपने मारा है उन दोनों को। कार्तिक कुछ भी नहीं बोलता। अब एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने गया होता है, तभी वहाँ छतरी लेके एक आदमी आता है जो कि लड़की को गोली मार देता है। कार्तिक तो रावी के साथ है, तो मतलब वो आदमी कोई और है। रावी को समीर का पता चल जाता है। समीर की बेटी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ परिमा पढ़ाती है। वो 2 हफ्ते से घर नहीं आया है। समीर के लोकेशन का पता चल जाता है तो संजय उसे धर लेता है। वो संजय से डील करने में लगा हुआ था कि पैसे ले लो और छोड़ दो, बाकी आप तो मर्द ही हो तो समझते ही होगे कि हो जाता है ऐसा वैसा। एक सुनसान जगह पर संजय गाड़ी रोकता है और फिर तसल्ली से उसे पीटता है। उसकी सर्विसिंग करने के बाद ले जाता है उसे थाने। संजय का सीनियर यानी कि उसका जीजा कहता है इतनी ईमानदारी क्यों दिखा रहे हो केस में, ये जो 2-2 मंजिला घर बना है ना वो सरकारी तनख्वाह से नहीं बन गया है। परिमा रावी से कहती है एक दिन में 80 केसेस होते हैं दुष्कर्म के, एक साल में मतलब 30,000, इतने में तो पूरा एक स्टेडियम भर जाए। मुझे नहीं पता ऐसे में कोर्ट में जीतने का मतलब क्या है, हारने का मतलब क्या है। और परिमा को कटघरे में पेश किया जाता है। मुंह पर कपड़ा बांधा गया था पहचान छुपाने के लिए। नवरत्न उससे कहता है जो आपके साथ हुआ है वो हम सबको पता है, आप कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स बताइए। परिमा कहती वो गिनती कर रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा कर सकता है, 126 तक काउंट किया था। नवरत्न कहता आपको एग्जैक्ट नंबर पता है, इसका मतलब आप अपने पूरे होश में थी, आप देख और सुन सकती थी कि कौन क्या कर रहा है। परिमा कहती कार की बैक कॉर्नर पे ट्रायंगल की शेप थी, मैं 2.5 घंटे तक उसे देखती रही, वो हंस क्यों रहे थे सर। नवरत्न कहता आपने स्टेटमेंट दिया है कि आपकी स्कर्ट फाड़ कर उतारी गई, पर जो स्कर्ट पुलिस को मिली वो कहीं से भी फटी हुई नहीं है। अब देखना पड़ेगा दोबारा कि वो फाड़ी गई थी या आपका नाड़ा खोला गया था या क्या किया गया था। परिमा कहती है मुझे फूल बहुत पसंद है, उस पूरी रात मेरे सर के पास एक बुके पड़ा हुआ था, अब फूलों की खुशबू से मुझे डर लगता है, हाथ कांपते हैं, मन कहता कुछ जला दूं या कहीं भाग जाऊं। नवरत्न कहता आप उस रात पार्टी से लौट रहे थे ना, देखी मैंने पार्टी की वीडियोस, उसमें आप काफी फ्रेंडली ओपन लग रही हैं, खूब मजा कर रही हैं, क्या शराब पी थी आपने पार्टी में। परिमा कहती नहीं। नवरत्न कहता आप उस रात पूरे होश में थी, फिर भी आपके साथ जिन्होंने गलत किया आप उन्हें पहचान नहीं पाई, ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है। रावी का मूड खराब हो जाता है उसके सवालों से। वो कहती आपके साथ हुआ है क्या कभी ऐसा। जज साहिबा टोक देती है। नवरत्न कहता
कहता तो आप श्योर नहीं है ना कि आपके साथ दुष्कर्म मेरे क्लाइंट ने किया है। परिमा मुंह पर लगा कपड़ा हटाते हुए कहती है, श्योर तो मैं खुद को लेकर भी नहीं हूँ। एक छोटा सा निशान बचा है फेस पे। कल शीशे में देख रही थी खुद को, अपना ही फेस पहचान में नहीं आ रहा था सर। अंदर सब बदल गया है, पर शीशे में सब सेम दिखता है। इसकी कौन सी धारा है सर, कहाँ रिपोर्ट होगी? नवरत्न कहता है, इनके साथ जो हुआ है उसका मुझे दुख है, पर ये आरोपी को पहचान नहीं पा रही तो ये इनका फॉल्ट है। मेरे 3 क्लाइंट क्यों भुगते हैं उसकी सजा? परिमा कहती, हाँ फॉल्ट तो है मेरी, मुझे स्कूल में पढ़ाना था पर अभी यहाँ खड़ी हूँ। मेरी फॉल्ट है कि मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी। मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मैं अकेले निकल गई रात को। मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूँ वो 9 साल के थे तब। उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इन्वाइट क्यों नहीं किया किसी ने। वो मेरे बच्चे जैसे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। बहुत फॉल्ट है मेरा, मुझे चढ़ा दो फांसी पे। लोग रावी के खिलाफ हो गए थे क्योंकि वो अम्ब्रेला मैन के खिलाफ थी। लोगों के हिसाब से वो इंसाफ कर रहा था जो कि रावी नहीं दिला पा रही। एक आदमी रावी के मुंह पर इंक फेंक देता है, अम्ब्रेला मैन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। वो ऐसे ही होलिया में जाती है कोर्ट। कहती है डिफेंस ने कहा गाड़ी चोरी हो गई थी, FIR भी हुई थी, लेकिन FIR के टाइम के CCTV फुटेज नहीं मिल रही। बोल रहे हैं बंदरों ने तार काट दी। चलो मान लिया गाड़ी चोरी हो गई, फोन चोरी हो गया, लेकिन शादी में जाना बहुत जरूरी था तो लिफ्ट ली, बस में धक्के खाए और शादी में पहुंचे। शादी की फोटोज हैं पर फेरों के बाद की हैं। तब सुबह होने वाली थी, रात की फोटोज ही नहीं है, शायद समय नहीं मिला होगा। चलो ये भी मान लिया। सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के DNA सैंपल से मैच नहीं हो रहा, ये भी मान लिया। सर्वाइवर अभियुक्तों को पहचान नहीं पा रही, ये भी मान लिया। तो अब केस तो खत्म ना मैम। और मेरे पास एक 8 साल की बच्ची का केस आया है, उसके लिए कल आऊंगी आपके सामने। अनाथ बच्ची है, फुटपाथ पे रहती है, तो पक्का पहचान नहीं पाएगी, तो वो केस भी ऐसा ही खत्म हो जाएगा फिर तो। रवि फिर लड़के की बहन और उस दुकानदार से पूछताछ करती है, पर वो सब लड़कों को बचाने के हित में ही अपना जवाब देते हैं। वो संजय को कटघरे में बुलाती है तो वो सच बता देता है कि DNA सैंपल बदल कर झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। उससे रहा नहीं गया कि सब सामने होते हुए भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसने अपनी नौकरी की चिंता न करते हुए सच बोल दिया। कार्तिक अपने बॉस से मिलने जाता है। कहता दुनिया मुझे हीरो मान रही है, पर मुझे लग रहा है कि मैं राक्षस बन गया हूँ। बॉस कहता है हत्या कभी हीरोइक नहीं होती। कार्तिक कहता मैं बाहर रहा तो मुझसे रुका नहीं जाएगा। बॉस कहता तुम किसे मारना चाह रहे हो, दुष्कर्म करने वालों को, या कावेरी के कातिलों को, या उस आदमी को जो अपनी बीवी के आखिरी वक्त पर उसके पास पहुँच नहीं सका। कार्तिक कहता है जो दुनिया हमने बनाई है ना, उसमें बहुत गुंजाइश रह गई, इतनी नहीं रहनी थी। बॉस कहता है इससे भी बुरी हो सकती थी। कार्तिक बिना कुछ बोले चला जाता है। अब समीर की बेटी को कटघरे में बुलाया जाता है। वो बताती है कि 11 बजे के आसपास मेरी आंख खुली, देखा पापा कुछ कपड़े जला रहे थे, उनके गर्दन के नीचे और फेस पे चोट के निशान भी थे। रवि जिम के बाहर की CCTV फुटेज दिखाती है, उसमें देखने मिलता है कि ये लोग उसी कार से समीर को पिक करने आए थे। फुटेज की टाइमिंग थी 9:30 बजे के आसपास की, और इनका कहना था कि कार चोरी होने की रिपोर्ट 8 बजे के आसपास लिखाई गई थी। तो जब कार चोरी हो गई तो ये लोग कार के साथ यहाँ कैसे मौजूद थे? इससे साबित होता है कि झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है। उधर कार्तिक पहुंच जाता है सरेंडर करने। नवरत्न बच्चे से पूछता है कि आपको लगता है कि आपके पिता दुष्कर्म कर सकते हैं? रावी कहती अपनी बेटी से भी आप ऐसे ही सवाल पूछते क्या? नवरत्न कहता आप पर्सनल हो रही हैं? रावी कहती हाँ हो रही हूँ, किसी को होना पड़ेगा पर्सनल। नवरत्न फिर से सवाल करता है कि क्या आपके पिता दुष्कर्म करके आए थे उस रात? बच्ची कहती उस दिन का तो पता नहीं, पर इन्होंने ऐसा पहले भी किया है मेरी मम्मी के साथ। ये सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। क्लोजिंग आर्गुमेंट में रावी यही डिमांड रखती है कि तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। 6 महीने की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, क्या ही बोल दूं मैं कि उनके साथ न्याय हो जाए। सिर्फ सजा देना तो न्याय नहीं हो सकता। न्याय वो है मेरे हिसाब से कि मेरी दोस्त रात को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले तो बिना डरे खुशी खुशी घर पहुंच जाए। जोक्स भी उसके आसपास ऐसे हों कि उसे भी तो हंसी आए। जो परिमा के साथ हुआ वो ना होता अगर 13 साल पहले ऐसा ही किसी कोर्ट ने न्याय किया होता इस बच्ची की माँ के साथ। 13 साल पहले समीर पर केस हुआ था, तारीखें हुई थी। समाज में बदनामी के डर से एक दिन लड़की के घर वालों ने बोला केस वापस ले रहे हैं। सेटलमेंट हो गई। फिर जिसने दुष्कर्म किया उसको पति बना दिया। सविता को 4000 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं अपने अपराधी के साथ रहते हुए। उसके लिए व्रत रखती है, फैमिली फंक्शंस में उसके साथ बीवी बन के खड़ी होती है, अपनी बेटी को उसको पापा बोलते हुए देखती है। और मैंने 2 दिन पहले उसी बेटी को ये सब जानते हुए देखा। क्या न्याय देंगे? हमारी कोई औकात ही नहीं है न्याय देने की। वो केस बंद ही ये कह के हुआ था कि न्याय हो गया है।
आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस केस पे आज जो फैसला आप सुनाएंगी वो हर सर्वाइवर के बारे में सोच कर सुनाइएगा, जो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जो शायद पुलिस थाने तक भी नहीं पहुँच पाती, जो शायद डर जाती हैं, सेटल हो जाती हैं। इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 दुष्कर्म की कंप्लेन हुई थी, जिसमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। कार्तिक की भी वही पेशी होती है किसी और जज के सामने। जज साहिबा कहती हैं ये सब सुनने के बाद इतना समझ आया है कि वो गाड़ी चोरी नहीं हुई थी। ये साबित होता है कि 500 लड़के शामिल थे दुष्कर्म करने में। इस केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई होगी। जजमेंट कल सुनाया जाएगा। कार्तिक निकल रहा होता है कोर्ट से कि तभी नक्का के पिता उसे गोली मार देते हैं, क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा था। रवि के बुलाने पे एम्बुलेंस आ तो जाती है, पर कार्तिक बच नहीं पाता। ध्रुव ये सब कुछ होते हुए देखता है। कहानी अब आगे जाती है और हम देखते हैं कि परमा की लाइफ में अब सब नॉर्मल हो चुका है। सब वैसा ही है जैसा हमेशा से था, एक हैप्पी फैमिली। परमा के साथ जो हुआ उसके बाद जो उसके अंदर डर बैठ गया, उस डर से उसने मुकाबला किया और अब फिर से हिम्मत जुटा के चल रही है अकेले दरिंदों से भरी दुनिया में। फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जो हर पल कहीं ना कहीं किसी के साथ घटित हो रही है। अक्सर हम अपने देश का आंकड़ा देखते हैं, पर सोचो जब सिर्फ हमारे देश में हर दिन 80 केसेस होते हैं तो पूरी दुनिया में न जाने कितने होते होंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे देश दुनिया तरक्की कर रही है इस आंकड़े में कोई बदलाव आया है। आंकड़े अब भी वही हैं, इतना प्रगति करने के बाद भी। पता है ऐसा क्यों है? ये वीडियो देखिए। लड़कियों का रेप क्यों होता है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? लड़कियां का रेप इसलिए होता है क्योंकि वो जो है आजकल जो है छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। वो इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनता है जो वो लड़कों का देख का जो वो अब क्या बताया नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए भैया फ्रीडम है तो इतना फ्रीडम थोड़ी है जी आप इतना बड़ा पहन लीजिएगा, आप सब कुछ दिखाते चलिएगा। ये इतना फ्रीडम भी थोड़ी है भैया। लड़कों हमारे भारत का कल्चर है, जो हमारे भारत का संस्कार, वो संस्कार में आप रहिएगा, मान मर्यादा में रहिएगा ना। जो मान मर्यादा नहीं है, जो संस्कार नहीं है, उसका पापा देखते होंगे, उसका मम्मी, उसका भाई देखते होंगे तो क्या कहता होगा आपके ऑडियंस को। जो लड़कियां जो वो अश्लीलता कपड़ा जो पहनती है उस चीज पे सबसे पहले बैन लगाया जाए। हम भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि उस चीज पे जो है बैन लगाया जाए ताकि वो संस्कारी कपड़ा पहने। इनका कहना है कि कपड़े ऐसे पहनती हैं लड़कियां कि लड़के बहक जाते हैं, मन कर जाता है उनका। तो फिर इन केसेस के बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी तो ठीक से बॉडी भी डेवलप नहीं हुई। कैसे मन मचल गया एक बाप का अपनी 6 महीने की बेटी को देखकर। जो कपड़ों का बहाना देते हैं, मैं कहता हूँ कोई लड़की पूरी नग्न भी खड़ी हो तो भी आपका कोई हक नहीं बनता उसको टच करने का, फिर चाहे वो किसी भी इंटेंशन से कर रही हो। उसका मन है नग्न खड़े होने का या उसको दिखाना है अपनी बॉडी। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका मन नहीं फिसलना चाहिए। आप अच्छे हो तो 2 ही काम करोगे, या तो आप उसको कपड़े ऑफर करोगे या फिर इग्नोर करके चले जाओगे। जब आप कहीं बीच किनारे जाते हो या किसी नदी किनारे नहाने जाते हो तो आप सिर्फ चड्डी पहनकर ही जाते हो। तो तब 5-6 लड़कियां आपको पकड़ लें, आपकी टांगे खींचे, आपकी टांगों के बीच में मार के आपका अंडकोश फोड़ दें और आपके प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर लगा के उसमें आग लगा दें। आप पूछो ऐसा क्यों किया मेरे साथ, गलती क्या थी मेरी? तो वो बोले कि आप चड्डी पहनकर खड़े थे और ये हमारे संस्कारों में नहीं है, इसलिए हमने कर दिया। क्या करोगे आप फिर? अगर आपकी कपड़े वाली सोच सही है तो फिर ये भी सही हुआ ना। अगर आप कहते हो कि हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, तो क्या हमारे कल्चर में ये भी है कि अगर किसी ने उस कल्चर के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हैं तो उसका बलात्कार कर दो? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है? बहानेबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो यही माना जाएगा कि मन में दरिंदगी भरी हुई है, इसलिए उसने ऐसा किया है। अपने मन में, अपनी बुद्धि में अपनी इच्छाओं को संभालना सीखो, उसे सही जगह इस्तेमाल करना सीखो। वैसे हमारे कल्चर में कभी पूरे बदन को ढककर रखने का चलन ही नहीं था। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको जब पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको कि कपड़े इतने महत्व नहीं रखते थे। वो तो धीरे धीरे हुआ ये सब। फिल्म की बात की जाए तो यहाँ कई चीजें जानने समझने मिलती हैं। जानने मिला कि कितना आसान है नियम कानून को मैनिपुलेट करना, कितना आसान है पैसों के बलबूते कानून की धज्जियां उड़ाना। कार्तिक और रावी दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। कार्तिक का मानना था कि कानून न्याय नहीं दे पा रहा तो न्याय खुद से करो। रावी का मानना था कि कानून पर भरोसा नहीं खोना है। अगर लोगों ने कानून के जरिए न्याय पाने की उम्मीद खो दी फिर न्याय अन्याय कुछ मायने ही नहीं रह जाएगा। भले आप इंसाफ करने के लिए किसी को मार डालें, पर आपके पाप पुण्य के लेखे जोखे में इस कर्म को पाप में ही
ही लिखा जाएगा। कार्तिक का प्रोफेशन क्या था ये ठीक से समझाया नहीं गया। ऐसा फील हुआ जैसे वो जासूस टाइप का कुछ काम कर रहा था या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोगों को मारता था। शायद जासूसी के पर्पज से उसे विदेश भेजा गया, इसीलिए वो बुरे वक्त में कावेरी के पास नहीं आ सका। इतने नियम कानून होने के बाद भी आज भी ऐसे कई लोग छूट जाते हैं। एक तो बात यह है कि जिसके लिए जो नियम कानून बने हैं उस तक वो पहुंच ही नहीं रहे। जो वाकई में जूझ रही हैं इन सब चीजों से उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या नियम कानून है। जिनको पता है वो उन सभी नियम कानूनों का फायदा उठाते नजर आती हैं। अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम इस चीज को देखते हुए ये नहीं मान सकते कि सभी महिलाओं पर अत्याचार ही हो रहा है। ये सब एकदम इनोसेंट है, मासूम है, नहीं मान सकते ऐसा। अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए भी कई महिलाएं दिख जाएंगी आपको, तो दिक्कत ये भी बहुत बड़ी है। इस फिल्म में ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि आपको कैसा पति बनना है। विनय ने परिमा का साथ नहीं छोड़ा, उसे कभी भी फील नहीं होने दिया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी मदद की उस दर्द को भुलाने में, हील करने में, और फिर से ऐसा माहौल बनाया जहाँ परिमा को सब कुछ नॉर्मल लगे, पहले जैसा फील हो। अक्सर आधे केसेस इसी वजह से नहीं होते क्योंकि लोग सोचते हैं कि बदनामी होगी। अगर हम विक्टिम को जज करने के बजाय उसके साथ खड़े हो जाएं, तो बदनामी जैसा कुछ बचेगा ही नहीं और फिर जिसके साथ गलत हुआ वो खुलकर आरोपी के खिलाफ आवाज उठा पाएगी। हर 20 मिनट में हमें बताया जाता है कि कितनों के साथ गलत हो रहा होगा अभी कहीं पे। ये फील कराने की कोशिश की गई है कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मूवी आपको पूरी तरह से बांध कर रखती है। कहीं भी ऐसा सीन नहीं है जो आपको समाज की सच्चाई से रूबरू ना कराए। आपको सोचने पर मजबूर कर देती है ये फिल्म कि अगर ऐसा कभी हुआ तो शायद बहुत मुश्किल होगा इंसाफ पाना। अफसोस वाली बात पता है क्या है? ये सभी मूवीज वो इंसान देखते ही नहीं है जिनके बारे में ये मूवी बनी है। उन तक ये मूवी पहुंचती ही नहीं है। ऐसी मूवीज आएंगी जाएंगी, पर क्या ये सब रुकेगा? इन सभी चीजों को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। अपनी बेटी को सही से बैठने का ढंग सिखाने के साथ साथ लड़के को सही से देखने का ढंग भी सिखाइए। अब एक्टिंग की बात की जाए तो तापसी पन्नू पर ऐसे इंटेंस रोल काफी सूट करते हैं। उनकी ऐसे कैरेक्टर्स पर काफी अच्छी पकड़ है। नो डाउट उनका काम इस फिल्म में काबिले तारीफ है। अब और कुछ बताने को है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।